अच्छा, ये पूरा एचडी में आ रहा है सर ना? चालू है। हाँ तो मित्रों, आज प्रयागराज जीएस रेस इंडिया प्रयागराज का शुभारंभ डिजिटल बोर्ड पर चालू किया जा रहा है। तो हमारे मित्रगण, हमारे सहपाठीगण साथ में हैं। तो आज हम लोग शुभारंभ करते हैं। आज 29 जुलाई दिन शुक्रवार। तो भगवान गणेश भगवान को प्रसन्न करने के बाद माता जी को स्मरण करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोगों का सम्मान चाहिए। तो इसी शुभ अवसर पर मैथ वाले सर, मोहित सर, लड्डू खाएं सर, आप भी सर आप भी खाइए। मनीष सर, धनंजय सर रीजनिंग पढ़ाएंगे सर। कल का सर का परिचय नहीं हो पाया था, धनंजय सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, अच्छे से लॉजिक बताएंगे। और अब क्रमशः क्लासेस सर हम लोग की चालू होंगी। धन्यवाद। अब ये लड्डू खा के उसके बाद आगे प्रारंभ किया जाएगा और अवसर मिलेगा जरूर आप लोगों को भी लड्डू खिलाया जाएगा। आप लोग प्रयागराज में सादर आमंत्रित हैं। प्रयागराज जीएस रेस सेंटर प्रयागराज में आमंत्रित हैं। तो आप लोगों का स्नेह बना रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कराइए। ठीक, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और एक बार शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को। ओके, धन्यवाद। ओके सर। मैं पानी नहीं किया सर बॉटल में। धनंजय सर, तो मित्रों आज हम लोग शुभारंभ करते हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना की बात करेंगे, उद्देशिका की बात करेंगे। उसके बाद फिर क्रमशः आपको मैथ पढ़ाया जाएगा मोहित सर के द्वारा। उसके बाद आपको रीजनिंग धनंजय वर्मा सर पढ़ाएंगे। फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे अमरीश सर। फिर पुनः हिंदी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, सामान्य हिंदी। तो आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुंचाएं। तो आज किसी कारणवश हम लोग लाइव नहीं आ सके। आज रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, ऐप पर भी जा रहा है, उसके बाद में यूट्यूब पर भी जाएगा। कल से हम लोग लाइव आएंगे सुबह 8:20 से। दो तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। प्रयागराज जीएस रिसर्च प्रयागराज का यूट्यूब चैनल आप लोगों के सामने, आप लोगों की समक्ष हाजिर है। और अब आज हम लोग भारत का संविधान, भारत के संविधान में आज हम लोग उद्देशिका की बात करेंगे। और उद्देशिका में आज हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही शब्द है, एक ही चीज है। इसमें कौन कौन सी बातें समाहित की गई हैं उसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और पढ़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिए। और जो आप क्लास को करने से पहले अपने हाथ में कलम कॉपी ले लें, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लेके उसका एक सुंदर सा नोट्स बनाइए। आपको पीडीएफ के रूप में भी नोट्स जाएगा है, फिर भी नोट्स बनाइए। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी चीज़ों को अच्छे से आप जानेंगे। तो कि आज हम लोग भारत का संविधान, भारत के संविधान में उद्देशिका की बात करेंगे। और उद्देशिका में चालू करते हैं पहले कि उद्देशिका आखिर है क्या। उद्देशिका की अगर बात किया जाए तो इसमें संविधान का पूरा सार छिपा हुआ है। उद्देशिका को जो व्यक्ति अच्छे से समझ लेगा वो संविधान को बहुत सरल और सहज भाषा में समझ पाएगा। एक तरह से ये मानिए कि उद्देशिका वह, इसके जो प्रावधान बताए गए हैं, उद्देशिका में जो जो प्रावधान बताए गए हैं वो वह चीज है कि सारे चीजों को, जैसे कि संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, तो सारी चीजों का सार एकदम निचोड़ इस उद्देशिका में है जो आप लोगों के बीच में है। तो इसको हम लोग चालू करते हैं कि उद्देशिका में अगर सबसे पहली अगर बात किया जाए तो इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक,
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, ये 2 लाइन हुई। अब यहां हम भारत के लोग वाला जो शब्द आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भारत के लोग का मतलब होता है कि सभी भारत देश के सभी देशवासी, भारत के सभी लोगों की बात किया जाए तो भारत के सभी लोगों की बात यहां किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसको हम लोग देखेंगे। अमृतसर ये कैसे जाएगा ऊपर ऊपर? सर यहाँ पर सर यहाँ से ये सर थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड है तो आपको थोड़ा सा चलाने में थोड़ा सा समस्या आ रहा है। धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा तो हम लोग इसको अच्छे से देख लेंगे, कैसे चलाना है सीख लिया जाएगा। हाँ, अब चालू हो गया। अब जैसे कि हम लोग यहाँ तक की बात कर लिए तो देश का में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये तो हमारा उद्देश्य का हो गया। एक सीरियल से उसको देखा जाए, इसमें उद्देश्य में कौन कौन से बातों को महत्वपूर्ण ढंग से बताया गया उसको हम लोग देखते हैं। अगर उद्देश्य की बात करें या प्रस्तावना की बात करें तो इसमें हम भारत के लोग सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत की जनता की बात किया जा रहा है, भारत के लोगों की बात किया जा रहा है यहाँ। और हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत संपूर्ण रूप से किसी के अपनी आंतरिक नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र है। भारत किसी के अधीन नहीं है, संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न मतलब अपनी नीतियां बनाने के लिए स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है। समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। समाजवादी शब्द को अगर देखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और पंथ निरपेक्ष देखा जाए तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ही होता है, पंथ निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ ही होता है, पंथ का शाब्दिक अर्थ होता है विचार। किसी भी विचार के आधार पर भारत के नागरिकों के साथ भेदभाव कोई नहीं करेगा, न कोई व्यक्ति आपस में कोई भेदभाव करेगा। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी विचार के आधार पर, पहले यहाँ धर्म निरपेक्ष शब्द था, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी विचार के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अच्छा, लोकतंत्रात्मक आप समझ ही रहे हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यही लोकतंत्र है अब्राहम लिंकन के शब्दों में देखा जाए तो यहाँ जनता का शासन है। और गणराज्य मतलब कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो निर्वाचित होता है, न कि कोई वंशुनागत होता है। देखते कि और आप राष्ट्रों में देखेंगे और देशों में देखेंगे कि वहां पर वंशुनागत शासन चलता है, पर हमारे यहाँ क्या है, गणराज्य है हमारा भारत और वहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है जिससे कि राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन होता है, चाहे प्रत्यक्ष निर्वाचन हो चाहे अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो। ये तो गणराज्य
बनाने के लिए था उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। प्रस्तावना में अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगर ये पूछे कि प्रस्तावना में कितनी प्रकार के न्याय की बात किया गया है, आप बताएंगे 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया है। और इसमें सामाजिक न्याय की बात किया गया है, आर्थिक न्याय की बात किया गया है और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। कि सामाजिक न्याय की बात किया जाए कि सभी लोगों की जो अमीरी और गरीबी अमीरी और गरीबी की जो खाइयां हैं उसको बराबर करने के लिए सामाजिक न्याय की बात किया जाए, सबको समान रूप से सारी व्यवस्थाएं दिया जाए। सामाजिक न्याय की बात हमारा डीपीएसपी भी करता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4, उसको आगे हम लोग देखेंगे। आर्थिक न्याय की भी बात किया गया है और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है कि राजनीतिक रूप से भी लोगों को न्याय मिले। राजनीतिक न्याय का मतलब ये होता है कि चाहे देश का जितना बड़ा संपन्न व्यक्ति हो वो भी जाएगा वोट डालने विधानसभा या लोकसभा का, उसके भी वोट का वही मतलब होगा जो कि एक गरीब व्यक्ति, सड़क पर टहलने वाला व्यक्ति, वो भी जाके वोट डालेगा। तो दोनों के वोटों का मूल्य एक होगा, इसलिए यहाँ राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की बात किया गया है। आपको 5 तरह की स्वतंत्रता की बात किया गया है। क्या क्या किया गया है? सामाजिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात किया गया है। और 3 प्रकार की न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात किया गया है। अच्छा, विचार मतलब कि आप अपना विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं। विचार, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, आप बोलने के लिए अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप किसी भी चीजों में विश्वास करने के लिए स्वतंत्र हैं। विश्वास, धर्म, आप निर्बाध रूप से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं क्योंकि हमारा भारत देश क्या है? पंथ निरपेक्ष। और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मतलब आपको जिसमें प्रतिष्ठा हो, जिसमें आपको अच्छा लगे कि नहीं हमको इस चीज की उपासना करनी चाहिए, किसी भी देवी देवता का आप पूजा सम्मान कर सकते हैं। यहाँ कोई किसी के लिए बाध्य नहीं है कि आप इसी चीज की उपासना करिए। उपासना की स्वतंत्रता की बात किया गया है। ये 5 तरह की स्वतंत्रता हो गया। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए आपको 2 तरह की समता की बात किया गया है। आपको प्रतिष्ठा मतलब आपके सम्मान, मान सम्मान, और अवसर की समता, आपको अवसर की भी समता दिया जाएगा, समानता की बात किया गया है यहाँ प्राप्त कराने के लिए। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक सम्मान है, अपना एक उसको स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है। हमारा संविधान कहता है, भारत का संविधान कहता है ये चीज। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र हमारा एक रहे, इस चीज के हर लोगों के अंदर ये चीज भावना होनी चाहिए, सभी नागरिकों को और देशवासियों को। अखंडता मतलब अखंड भारत की बात किया गया है। भारत अखंड है, यहाँ किसी को पार्ट नहीं कर सकता है, ये अखंडता की बात किया गया है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है अंग से लगाना, अंग से लगाना। जैसे हमने इस शर्ट को पहना है, इसका मतलब इसको हमने अंग से लगा लिया है, धारण कर लिया है। इसलिए इस प्रस्तावना को हम अंगीकृत करते हैं, अपने आप में धारण करते हैं। और अधिनियमित मतलब एक कानून का अधिनियमित करते हैं, इसे हम मानते हैं इस चीज को, और आत्मर्पित करते हैं, अपने आत्मा से, अपने हृदय से इस चीज को हम अर्पित कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? आत्मार्पित करते हैं। तो ये तो आज मित्रों, आज प्रस्तावना की बात हो गया, उद्देशिका की बात हो गया। इसके कुछ और टिप्पणी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। इसका जो क्वेश्चन का लेवल है उसको देख लिया जाए, क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर आपसे ये पूछे संविधान की उद्देशिका का प्रस्तावना का आधार किसने प्रस्तुत किया था, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे उन्हें 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा ने में प्रस्तुत किया था।
अब इसको देख लेते हैं एक बार। संविधान की उद्देशिका का प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका का प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे उन्हें 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया था। पहला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ एक आपके क्वेश्चन ये बन सकता है, ये 2 लाइन में 3-4 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, उसको देखते हैं हम लोग। कि संविधान सभा की उद्देशिका का प्रस्तावना का आधार किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। कहां प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया गया। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नीचे क्या देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द और भाव हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जो तीन शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। समाजवादी पहला शब्द है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। 1, 2 और 3 शब्द जोड़े गए। ये खूब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बराबर क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में आता है, हर आयोग के भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब जो बेरवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है, तथापि केशवानंद भारतीवाद में पूर्ण निर्णय को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का अभिन्न भाग बताया। अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना का वह भाग बुनियादी ढांचे का भाग है, उसे संसद द्वारा बदला नहीं जा सकता। एक ये मुकदमा है बेरवाड़ी बनाम भारत संघ का मैटर है, उसमें इसको डिसीजन दिया गया। तो कुछ न्यायालय का मामला है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि प्रस्तावनाओं में न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कौन कौन सी चीजों को बताया है, दिखाया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बेरवारी है, यहाँ बेरवारी लिख दिया गया है, थोड़ा मिस्टेक है, बेरवारी हो जाएगा। बेरवारी बनाम बेरवारीवाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बनता? बेरुवाड़ी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नहीं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो आप बोलेंगे बेरुवाड़ीवाद में ये चीज बताया गया। तथापि केशवानंद भारतीवाद में पूर्ण निर्णय को बदलते हुए, मतलब बेरुवाड़ी वाले वाद में जो निर्णय आया उसको बदलते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का एक बहुत बड़ा मुकदमा आया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में 13 न्यायाधीशों ने मिलकर उसका फैसला सुनाया और 7/6 का डिसीजन आया और 24 अप्रैल 1974 को डिसीजन आया था। बहुत बड़ा दिन था। उसमें साबित हो गया कि देश में संविधान का शासन है, संविधान सर्वोच्च है। तो बेरुवाड़ीवाद में जो न्यायालय ने कहा उस निर्णय को बदलते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में पूर्व के निर्णयों को बदलते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा संविधान का अभिन्न भाग बताया। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अभिन्न भाग बताया। किसने बताया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न भाग है, अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना का वह भाग जो बुनियादी ढांचे हैं उसको संसद बदल नहीं सकती। बात बताया गया। अच्छा, मुंबई की एक मामला था। मुंबई मामले में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न भाग है। अब एक मामला यहां भी आ गया। देखिए, एक बेरुवाड़ीवाद भारत संघ है, फिर उसके बाद फिर आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया साथ में। अब उसके बाद मुंबई का मामला आ गया। मुंबई मामले में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि देश का संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में है।
मतलब मुंबई मामले में सर्वोच्च न्यायालय एकदम स्पष्ट कर दिया कि कौन कौन से भाग जो है मूल ढांचे, तो उसमें इस सब चीजों को बताया गया। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का मूल ढांचा है। 21वाद में बताया गया है, ये मुंबई वाले मामले में बताया गया। तो आज हम लोगों ने प्रस्तावना की बात कर लिया कि प्रस्तावना की कौन कौन सी चीजें हैं। संविधान को पढ़ने से पहले प्रस्तावना को समझना इसलिए जरूरी होता है कि आप जो भी संविधान में 395 अनुच्छेद पढ़ेंगे, 22 भाग पढ़ेंगे, 12 अनुसूचियां पढ़ेंगे, उसमें इस चीजों को मदद मिलेगा। कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा योगदान है, उसी चीजों को निचोड़ के इसमें रख दिया गया है। इसीलिए कई मुकदमों में, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। ये सब सारी चीजों को बताया गया है। और तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग कल वाले वीडियो में, कल वाले क्लास में देखेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भाग 1 की बात करेंगे हम लोग, और उसको संघ राज क्षेत्र में उसको अच्छे से आज देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों सहपाठी मित्रों तक पहुंचाइए। हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी बन चुका है, प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के नाम पर है, जो कि आपको इस प्रकार का लोगो मिलेगा। उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसमें बहुत कम शुल्क में, न के बराबर शुल्क में हमारा संकल्प है प्रयागराज में कि प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज आपके उद्देश्यों को सफल करने में सक्षम रहे, आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। इसलिए हम बहुत कम शुल्क में सारे कोर्सों को लॉन्च कर रहे हैं। उसमें यूपी ट्रिपल पेड का कोर्स है, यूपी सिपाही का है, यूपी दरोगा का है, यूपी टेट का, सी टेट का, सुपर टेट का, टीजीटी हिंदी का भी बैच है। तो सारे कोर्स उसमें लॉन्च है, आप लॉन्च कर दिया गया। आप उसको, ये लोगो हमारा है, देख लीजिए अच्छे से, और इसको आप प्ले स्टोर पर जाके प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज डालेंगे तो आपको ये लोगो मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें सारे कोर्स लॉन्च कर दी गई। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। बस लास्ट में यही 2 लाइन, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।